मिलेगा बताओ। सबसे पहले हम लोग दोनों का मोल्स लिख लेते हैं कितना दिया गया है। तो मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। मोल्स ऑफ P4O6 कितना है, कितना गिवन है हमारे पास। सॉरी, P4 का मोल्स कितना हो जाएगा बताओ। इसका मास दिया हुआ है 31। P4 का मोलर मास क्या हो जाएगा, 31 × 4 ही हो जाएगा ना ये तो। यस सर। तो ये 1/4 मतलब 0.25 मोल, ठीक है P4 का। उसी तरह से हम लोग लिख लेते हैं मोल्स ऑफ P2, सॉरी O2। O2 का मोल्स कितना हो जाएगा, 32 ग्राम बाय 32 ही होगा O2 का मोलर मास। इसका यस 1 मोल दिया गया। अब देखो, अगर पीओएससी अप्लाई करें हम लोग, पहला पीओएससी लगाते हैं हम लोग फॉस्फोरस के लिए, पीओएससी फॉर फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के लिए अगर पीओएससी लगाओगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ। 4 इंटू 4 into moles of P4 will give 4 into 4 moles इंटू of मोल्स ऑफ P4 विल गिव, बताओ। 4 into 4 moles of P4O6 इंटू मोल्स ऑफ P4O6 और plus 4 प्लस into moles of P4O10 4 इंटू मोल्स ऑफ P4O10। और सेम अगर हम लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए पीओएससी फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू, बताओ इधर क्या आ it जाएगा, will give 6 6 into moles of P4O6 plus 6 इंटू मोल्स ऑफ P4O6 प्लस 10 10 इंटू into moles of P4O10। मोल्स ऑफ P4O10, ठीक है। तब यहाँ से देखो, अगर मोल्स ऑफ P4O6 को हम लोग x एज्यूम कर लें, ठीक है, और मोल्स ऑफ P4O10 को y एज्यूम कर लेते हैं, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। P4 का मोल्स हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.25 है ना, यस और O2 का मोल्स दिया हुआ है, ये 1 है, 1 ही दिया हुआ है ना। हाँ हाँ चलो, सर। तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, 4 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, ठीक है। तो सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, 4 तो कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड, तो 0.25 इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 10y ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग ये 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। ऐसे ही सॉल्व किए थे हाँ सर। तो नहीं आया आंसर। कितना है x और y का वैल्यू बताओ। अंशुल, x और y का वैल्यू क्या आया। सर दोनों का वैल्यू 1/8। दोनों का 1/8 ही आ रहा है, x और y दोनों। हाँ सर, मेरे कॉपी में तो हम यही लिखे हैं। अंशुल क्या आया तुम्हारा। सब निकाल रहे हैं।
इतना टाइम लगाओगे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में तुम लोग? हम तो बोले ना 1/8। सर 1/8। x भी 1/8 और y भी 1/8। हाँ सर। ठीक है, तो अब मास पूछा गया है तो x हम लोग किसको माने थे? मोल्स ऑफ P4O6। तो मास ऑफ P4O6 कितना फॉर्म हो जाएगा बताओ? P4O6 का मोलर मास क्या होगा? और मास ऑफ P4O10 तो 1/8 इंटू P4O6 और P4O10 का मोलर मास क्या होगा? उसके मोलर मास से 220 मल्टीप्लाई कर। होगा सर मास ऑफ P4O6 और 284 होगा मास ऑफ P4O10। 220 और 284। यस सर। तो इसको सॉल्व करो, ये नहीं आ रहा है इसका आंसर। हाँ सर आ तो गया था लेकिन वही तो कह रहे आंसर कुछ और दिया है। अगर आप 1/8 इंटू 220 को सॉल्व करेंगे तो 27.5 आएगा और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे सर तो आपका आएगा 35.5। बट आंसर में ऑप्शन डी दिया है जो कि ऑप्शन है 17.5 ग्राम एंड 190.5 ग्राम। अच्छा 17.5 और 190.5। हाँ नहीं, ये सर तो कभी तो वही दिया था सर। ये थोड़ी ना पॉसिबल होगा। तुम लोग जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी अप्लाई करोगे तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितना मास जो है रिएक्टेंट का बिफोर वही द सर उतना रिएक्शन ही था, सेम होता ही सेम प्रोडक्ट हमको, का भी होता है। हाँ, प्रोडक्ट का भी होगा जब पूरा कंप्लीट रिएक्शन जब हो रहा होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिख के दिया गया है ना कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो बचा हुआ नहीं है। तो कोई भी रिएक्टेंट अगर बचा हुआ नहीं है तो वो सारा का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो हम लोग रिएक्टेंट का जितना मास बिफोर द रिएक्शन था, प्रोडक्ट का भी टोटल मास उतना ही होना चाहिए आफ्टर द रिएक्शन। तो यहाँ पे खुद देख लो तुम लोग, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हर जगह वैलिड होगा ना। तो जैसे यहाँ पे इसका P4O6 का 27.5 ग्राम फॉर्म हो रहा है और इसका कितना हो रहा है P4O10 का 35.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ गया? 63 ग्राम, है ना? यस सर। तो मास ऑफ प्रोडक्ट 63 ग्राम और मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग कितना लिए थे देखो तो? P4O6 का, सॉरी, P4 का 31 ग्राम लिए थे और सर और 32 63 ही होगा। हाँ, तो ये 63। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो वैलिड है ही यहाँ पे, है ना? तो यही आंसर हो जाएगा इसका। सर उसका आंसर गलत दिया है मॉड्यूल में। ऑप्शन डी दिया हुआ है, यस। चेक कर लेना, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, हाँ सर। और कुछ? नहीं सर मेरा और कोई और डाउट कुछ नहीं इसमें है। बता, और कोई डाउट नहीं? अंशुल तुम्हारा? नहीं सर। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बता दीजिए थोड़ा। स्पेसिफिक ग्रेविटी। हेलो। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में फिजिक्स में नहीं पढ़े हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी। नहीं। हम्म, हेलो। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी जैसे होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में बात करते हैं। तो ये रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। सर आप कुछ ठीक है, लिख रहे हैं बोर्ड पे, दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है अभी स्क्रीन? बोलो। अभी आया। हाँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। ठीक है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो मतलब किसी के रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस का डेंसिटी निकालते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। तो जैसे लिक्विड्स के केस में करोगे तो लिक्विड्स में हम लोग जो रेफरेंस लिक्विड लेते हैं वो वाटर होता है। तो वहां पे इन केस ऑफ लिक्विड, इन लिक्विड्स हम लोग वाटर को रेफरेंस मानते हैं। तो वाटर के रेफरेंस अगर मानेंगे
तो वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाता है, एसजी से डिनोट करते हैं इसको। तो डेंसिटी ऑफ कोई भी लिक्विड और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ H2O। समझ गए? तो ये लिक्विड्स के केस में हो गया। उसी तरीके से हम लोग जैसे गैस के केस में किसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं, कौन से गैस को बताओ? हाइड्रोजन वेपर डेंसिटी के हाँ लिए। हाँ, तो यहाँ भी हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लो। समझ गए बात? ओके तो सर। लिक्विड्स में हम लोग वाटर को ले लेते हैं और गैस के केस में हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है? सर ये नोट्स में और था पर ये कहीं काम नहीं आया पूरे चैप्टर में। काम नहीं आया इसका, मेनली फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। फिजिक्स में जब लिक्विड्स ये सब पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहां पे ये सब जरूरत पड़ता है मोस्टली। ठीक है, रिलेटिव ये सब जितना भी टर्म है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस करते हो तुम लोग, किए हो अभी तक? उनमें ये सब जरूरत पड़ेगा तुमको, फ्लूइड मैकेनिक्स में। चलो, और कुछ है इसके अलावा? नो सर। हम्म, सर बोलो बस। जल्दी से। नो सर। तो मोल कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर है? यस सर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के रखे हो कुछ? हाँ सर, रिवाइज किए है थोड़ा बहुत। रिवाइज करके रखे हो? तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किए अभी? नो सर, पहले बनाए थे सर, अभी रिवीजन के बाद नहीं बनाए। क्या क्या रिवाइज करके रखे हो बताओ? अगर जितना रिवाइज किए उसमें से कुछ डाउट है तो पूछो। सर कुछ हम पूछना है? बोर एटॉमिक हाँ, मॉडल तक पढ़े थे, तो उसमें तो वैसे कोई डाउट नहीं, उसके आगे भी नहीं रिवाइज किए। बोर एटॉमिक मॉडल तक पढ़े थे। चलो, फॉर्मूला सब बोर एटॉमिक मॉडल का याद हो गया तुम लोगों को? जो फॉर्मूला यूज करना है हमको कैलकुलेशंस के लिए, बताओ। हाँ सर, अब ऐसे वेजिएट पूछ मत लीजिएगा, याद है। नहीं तो इमीडिएट वो तो याद रखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैसे, फॉर्मूला देखोगे हमेशा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना। इसमें सबसे पहले ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये सब पढ़े तुम लोग? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ? अंशुल बताते जाओ, पढ़ के रखे हो कुछ? एनर्जी E इज इक्वल टू H। देखो, हाँ, एक एक वर्ड बोलो। क्या मतलब, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो क्या तुम? बीमार चल रहा सर। बीमार चल रहे हो? क्या हो गया, कोविड? शायद, ये नहीं पता, टेस्ट नहीं करा है। शायद अभी सभी को हो रहा है, पूरा सिम्टम्स आ रहा है क्या? घर में बस, बाकी सब भी बीमार है, सब बीमार है इतना, चारों। अच्छा, घर में सभी लोग बीमार है, कोई टेस्ट नहीं कराया हो? नहीं, कितने दिन से बीमार हो सब लोग? पिछले 2 दिन से। अच्छा, इसलिए नहीं हो पा रहा है तुम्हारा पढ़ाई? थोड़ा सा डिस्टर्ब है। चलो, स्मृति तुम बताओ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी ऑफ फोटॉन जो आता था, फॉर्मूला क्या होता था उसका? सर hc/λ। अच्छा, तुम भी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो? हम छोड़े नहीं है सर, हम तो रिवाइज करके आते ही है, बट अभी थोड़ा बहुत। अब से इतना सारा फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक दिन में तो कैसे होगा? फॉर्म ऐसे नहीं होगा, ये सब तो कॉमन फॉर्मूला है। एनर्जी इक्वल टू एच बाय लैम्डा, या फिर एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया, लैम्डा वेवलेंथ हो गया। तब ये सब फॉर्मूला याद रखना, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा कुछ भी।
चलो इसके बाद ये तुम लोग रिवाइज किए थे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नहीं सर, वो आप एक बार समझा दीजिए सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं रिवाइज किए थे? नहीं सर, समझा दीजिए। अच्छा, नहीं पढ़ाया गया था यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हाँ सर, आप पढ़ाए थे। चलो ठीक है, एक बार हम बता देते हैं इसको क्या है। ये जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये जो है ना मेटालिक फेनोमेनन है, मेटल के केस में ऑब्जर्व होता है। तो जैसे कोई भी एक मेटल का ऑब्जेक्ट ले लिया, मेटालिक सरफेस ले लिया, मेटल का सरफेस, तो इसमें ये बोला गया कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट अगर इसके ऊपर हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ये इजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होने लगता है। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट इसके ऊपर हम लोग इंसिडेंट कराएंगे मेटल के सरफेस के ऊपर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन को स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ गए? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं ना, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, फोटो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लाइट, तो क्योंकि लाइट लाइट रेस की इसमें, वजह हाँ से। लाइट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो लाइट का रेडिएशन इसके ऊपर गिर रहा है, इसलिए उनको फोटॉन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही हुए। तब यहाँ पे ये देखना कि कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इसके ऊपर गिरेगा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करने में सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके लिए एक कंडीशन होता है, कंडीशन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होना चाहिए, ये जो न्यू होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है, इस हर एक मेटल का एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हर एक मेटल का एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है, जो कि मेटल मेटल टू मेटल वेरी करता है। तो जब तक उस लाइट का फ्रीक्वेंसी इस मेटालिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगा, तब तक वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करने में सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियर है? हाँ सर। सब। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, अब इसमें अगर हम लोग H से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट हो गया, ठीक है। तो एच न्यू को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन बोल सकते हैं, बोलो। एच न्यू, एच से अगर वो मल्टीप्लाई हो गया तो वो क्या कहलाएगा, तो सर एनर्जी ऑफ। आपका आवाज कट कट के आ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी देखो एच से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया ना, एच न्यू, बोलो। अभी नहीं आ रहा है आवाज, हेलो? यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ अगर H से हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए लाइट का, वो मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है हर एक मेटल का, हर एक मेटल का ये प्रॉपर्टी होता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है कि अगर उस लाइट का फ्रीक्वेंसी उस मेटालिक उस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगा, तभी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर H से हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये H न्यू इज ग्रेटर देन क्या हो गया, H न्यू नॉट हो गया। और H न्यू को हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन बोल सकते हैं, और H न्यू नॉट ये क्या हो गया, इसको हम लोग जानते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल हो गया। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कराना है उस मेटालिक सरफेस से, तो जो लाइट, रेडिएशन ऑफ लाइट जो गिर रहा है उसके ऊपर, उस रेडिएशन ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। तो इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वर्क फंक्शन के नाम से। ये एच न्यू नॉट जो है, इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है, ये वर्क फंक्शन हो गया, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। हेलो सर, आपका आवाज वर्क कट रहा है सर। फंक्शन ऑफ मेटल क्या, ये वर्क फंक्शन हम जो बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से बोलते
हेलो हेलो हेलो, कट रहा है अभी आवाज। आ रहा है सर अब आवाज, पहले कट रहा था। क्यों कट रहा है अभी? अभी तो नहीं कट रहा है ना? नहीं। तो एच न्यू नॉट को हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। वर्क फंक्शन बेसिकली है क्या? वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन टू कॉज क्या, बताओ? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोला जाता है इसको। तो अब यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बनेगा कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर कर रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर कर रहा है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कब होगा? जब उस लाइट का जो एनर्जी होगा वो मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर होगा। समझ रहे हो बात? ग्रेटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर ग्रेटर है तो पहले तो वो क्या करेगा, इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। ये इक्वेशन समझ आया स्मृति? यस सर। तो यही इक्वेशन होता है, मेन इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि एच न्यू जो है ये इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है। अब वो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काउज कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करना होगा, या मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करना होगा। तो एक बार वो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम कर गया, उसके बाद उसके बाद जो एडिशनल एनर्जी होगा वो एडिशनल एनर्जी किसको मिल जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगा। और वो एडिशनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस वेलोसिटी को, मतलब वो एनर्जी को ये अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर निकलना स्टार्ट होंगे, कुछ सर्टेन वेलोसिटी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी आपका का आवाज फॉर्मूला कट क्या रहा होता है? है। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग? हाँ सर। हेलो, तो बस इसको पुट कर दो यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स लिखना है तो यहाँ m क्या डिनोट कर रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम लोग तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो बहुत जगह देखोगे तुमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछा जाता है कि कितने वेलोसिटी से निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ये h न्यू माइनस न्यू नॉट, इसको इस साइड ले आए तो वेलोसिटी v क्या हो गया? यहाँ पे v स्क्वायर हो गया ये 2h न्यू माइनस न्यू नॉट बाय m। यही हुआ ना? बोलो। तो v यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर रूट ये आ जाएगा, अंडर रूट 2h न्यू माइनस न्यू नॉट बाय m। ठीक है। हेलो हेलो, सर क्या तुम आवाज लोग? कट रहा है आपका। आवाज कट रहा है? आवाज तो नहीं कटना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा है। बोलो। आ रहा है सर। तो आ रहा है तो फिर कट कब रहा है? जब आप बोल रहे हैं ना, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तभी कट रहा है। तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्या? अभी भी तो बोल ही रहे हैं। नहीं सर, जब आप लिखते हो जब आप बोलते हैं तभी कटता है। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है? अभी देखो तो, स्क्रीन दिख रहा है? मतलब हाँ सर, दिख तो रहा है। तो दिख रहा है तो काइनेटिक ये तुम लोग को फॉर्मूला नहीं समझ आया? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या आया?
हाँ सर, सब दिखाई दिया, बस उनको सुनाई कुछ दिखा नहीं दे। सुनाई कुछ भी नहीं दिया। तो सुनाई देने का देखो अभी दे रहा है सुनाई, हाँ बोलो। सर। हाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम एक बार फिर से कंडीशंस बताते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक मेटल का फेनोमेनन है कि मेटल के सरफेस पे कोई सूटेबल रेडिएशन ऑफ लाइट अगर गिरेगा, इंसिडेंट होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तब हर एक लाइट, इसलिए हम टर्म बोल रहे हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काउज करने में सक्सेसफुल नहीं होगा। उस रेडिएशन ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए, कंडीशन क्या होता है कि उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। समझ गए ये कंडीशन? यस सर। ठीक है। तो अब इसी कंडीशन को अगर आगे हम लोग एक्सटेंड करें, तो अगर H से दोनों साइड, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बताओ तो। 6.626 into 10 to the power 6.626 10 to the power minus 34। 34 जूल सेकंड, है ना? यही होता है ना? यस सर। तो अब इसको अगर एक्सटेंड करें हम लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से, तो इससे एनर्जी मिल जाएगा। सॉरी, एनर्जी मिलेगा ना? यस सर। ये एच न्यू हो गया, ये एच न्यू नॉट हो गया। एच न्यू हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है मेटालिक सरफेस के ऊपर, और एच न्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल। ठीक है। अब देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल का एक और नाम होता है वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। वर्क फंक्शन क्या हुआ, मिनिमम एनर्जी कितना इंसिडेंट रेडिएशन के पास होना चाहिए ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काउज कर सके। तब देखो, जैसे ही एनर्जी मिला, रेडिएशन ऑफ लाइट जैसे इंसिडेंट होगा मेटालिक सरफेस पे, तो सबसे पहले तो वो मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करेगा। उसको ओवरकम करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को वो अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ना। अब जितना एनर्जी दे रहे हैं फाइनली उतना एनर्जी होना चाहिए। ठीक है। तो वो एनर्जी क्या हुआ, दो जगह पे स्प्लिट हो गया। पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम किया, उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है हमको, तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे पुट कर दो हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत जगह क्वेश्चन में तुमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा कि किस वेलोसिटी से वो निकल रहा है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ना इसको, v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया 2h न्यू माइनस न्यू नॉट बाय m। m जो हो गया यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब समझ आया? हाँ सर। तो यही क्वेश्चन तो था। तुम लोग नोट्स रखे हो सामने में? यस सर। हाँ, तो उसमें नहीं लिखाया गया ये सब चीज? जिस दिन आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाए थे ना, उस दिन हम बस क्लास नहीं किए थे। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब जो भी पढ़ाए हैं उसका नोट्स मेरे पास है। अच्छा, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन करने बोले थे सर, क्योंकि हम पढ़े थे अपने से तो फिर मेरे को समझ नहीं आया था ठीक से। चलो अब ठीक है, अब समझ आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज, एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और उसी काइनेटिक एनर्जी को अपने ये मोशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके निकल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए बात? तो अगर हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हमको बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए? कि अगर मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है मेटल के सरफेस से, तो वो जिस वेलोसिटी से निकल रहा है उसके वेलोसिटी को अगर हमको इंक्रीज कराना है, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है ना, उस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को क्या करना होगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है।
अब इसमें एक और चीज है, अगर हमको नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, उसके नंबर को अगर हमको इंक्रीज कराना है, तो ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ गए बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसिडेंट रेडिएशन, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। ठीक है, ये पॉइंट नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमको नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है, तो उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वो बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है ना स्मृति? यस सर। चलो, अब समझ में आ गया ये अंशुल? यस सर। चलो, और क्या क्या पढ़ रखे हो तुम लोग, और क्या क्या पढ़ तो बताओ। बोर्स मॉडल में सारा कुछ पढ़ रखे हो? बोर्स मॉडल का फॉर्मूला, एटॉमिक मॉडल में जो कुछ कुछ डेरिवेशन हम लोग करते हैं ना, वो जो कि याद रखना है हमको फॉर्मूला के टर्म में। तो सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या होता है बताओ? क्या है, क्या याद किए हो इसमें? डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा। सर 0.53 into n square by z angstrom। 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आर एन हो गया। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा nth ऑर्बिट में? सर 2.18 into 10 to the power, वो नहीं पता, into z 10 by टू द n। पावर 6, 10 टू द पावर नहीं पता, सर भूल जाता है। 10 टू द पावर 6 होता है ना। चेक करो नोट्स में, नोट्स है ही तो देख के बोलो, अभी याद रखना है ये ऐसे। हाँ 2.18 सर, इंटू 10 टू द पावर 6 10 to the power 6। इंटू जेड बाय एन, और ये जो वैल्यू आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, यस। चलो और क्या था? एनर्जी का था, एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होगा बताओ? ये टोटल एनर्जी है, बोलो। सर काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक टोटल एनर्जी एनर्जी मिल प्लस पोटेंशियल मिल एनर्जी। गया सर। टोटल एनर्जी में दोनों का सम होता है सर ना। -13.6 into z square by n square। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इसी को अगर कन्वर्ट करोगे जूल्स में, जूल्स में क्या होता है बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। पढ़े हो तुम लोग ये? सर इस कॉपी में तो नहीं लिखे हैं, पता नहीं। सब कॉपी में होगा ये। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना है तो ये फॉर्मूला होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, यस तो इसको हम लोग यहाँ से बदल सकते हैं। तो अगर एनर्जी हमसे पूछा गया जूल में क्या होगा, तो ये -13.6 इंटू क्या कर दोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये जूल में आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 13.6 इंटू 1.6 करोगे, ये कितना आ जाएगा?
-2.17। हाँ, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है, इंटू Z²/n² जूल, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये जूल में हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, समझ गए। यस सर। चलो, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन था? ये तो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन सब में आपस में रिलेशन था ना, आपस का रिलेशन याद है? सर ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो 13.6 इंटू Z²/n² होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है -2 इंटू 13.6 इंटू Z²/n²। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ गए बात? ये Yes. रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए? -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ गए? तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए टोटल एनर्जी जो है इसका सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा इसमें, क्लियर है ना? ये रिलेशन तुमको Yes, पता sir. होना चाहिए आपस में कैसे रिलेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको यहाँ पुट करोगे तो ये सब आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। चलो, और क्या क्या पढ़ के रखे हो इसमें? अभी ज्यादा तुम लोग नहीं पढ़े हो लगता है, नहीं रिवाइज हुआ? तो इतना ही किए थे आप, वो मतलब नेक्स्ट क्लास में तो पूरा रिवाइज करके पढ़ के आ जाएंगे सर, आप हाँ, तो क्वेश्चन करा नेक्स्ट दीजिए। क्लास तक तुमको करके आना है। तो आज के लिए हम सिर्फ आधा ही देते हैं, तुम लोग को बोर्स मॉडल तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ गए? चैप्टर को स्प्लिट कर देते हैं, सारा एक साथ नहीं करना है। बोर्स मॉडल तक हम आज की क्लास के लिए दे रहे हैं। बोर्स मॉडल का देखो तो उसमें बुकलेट में एक्सरसाइज कौन सा है? बुकलेट है सबके पास इसका? हाँ सर, निकाल रहे हैं। उसमें बोर्स मॉडल का एक्सरसाइज देख लो कौन सा है। सर एक्सरसाइज 2 में सेक्शन सी दिया हुआ बोर्स मॉडल करके, और उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी लिखा है। हाँ, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक का तुम लोगों को क्वेश्चंस करना है। तो एक्सरसाइज 2 का सेक्शन ए बी सी तीनों कर लेना, समझ गए? सुने क्या बोले हम? कौन सा एक्सरसाइज करना है? एक्सरसाइज 2 का सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी में है ना बोर्स मॉडल? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सेक्शन सी तक तुम लोग बना के रखना अगले क्लास में, जब भी। कल है अगला क्लास? कब है? सर परसों है शायद। हाँ, तो परसों है, तो परसों तक हो जाएगा ना? आराम से हो जाएगा सर। हाँ, तो आराम से हो जाएगा। तो बोर्स मॉडल तक मतलब सेक्शन सी तक तुम लोग अच्छे से बना के रखना, और यहाँ तक तो क्वेश्चंस बनाना है। उसके बाद आगे का पोर्शन रिवाइज करके भी रखना है तुम लोगों को। बोर्स मॉडल के आगे का जो पोर्शंस है, ठीक है। यस शेप ऑफ ऑर्बिटल है, क्वांटम नंबर्स है। फिर इसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। डी ब्रॉयस इक्वेशन है, वो सब, डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस है, वो सब पढ़ के रखना है एक बार। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये पूरा सब। चैप्टर पढ़ के रखना है या मतलब कहाँ तक रिवाइज करके रखना है? पूरा ही? बोर्स मॉडल के बाद वाला, बोर्स मॉडल तक के क्वेश्चन सॉल्व करके रखने हैं, और बोर्स मॉडल के बाद जो पोर्शन है वो सब रिवाइज करके रखना है, ठीक है।
क्वेश्चंस अभी बोर्स मॉडल तक का ही बनाओ, सेक्शन सी तक क्वेश्चंस बना लेना, उसके बाद थ्योरी रिवाइज करके रखना बोर्स मॉडल के आगे का जितना भी टॉपिक्स है, ठीक है? ओके सर। तो वो अगले क्लास तक हो जाएगा ना आराम से, नेक्स्ट हाँ क्लास से सर। पहले। चलो तो इतना करके रखना। अभी तो फिलहाल तुम लोग को कुछ पूछना है नहीं इसमें, कुछ पूछना है क्या बोर्स मॉडल तक में? नो सर, बोर्स मॉडल तक तो मतलब सब कुछ क्लियर है। क्लियर है तो इसके क्वेश्चंस एक बार अच्छे से बना के रखना, ठीक है? जो भी डाउट आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अंशुल तुमको भी बोल रहे हैं, इसलिए टाइम दे रहे हैं, आराम से करो। एक ही दिन में पूरा चैप्टर कवर नहीं करना है, ठीक है? अच्छे से करना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए टाइम लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से कवर होना चाहिए सारा चीज। जो जो छूटा हुआ है वो सब अच्छे से फिर से कवर कर लो, ठीक है? जो जो क्वेश्चंस उस समय नहीं बना पाए थे, अभी आराम से क्वेश्चंस बनाओ सारा, बहुत टाइम है अभी। क्लियर है ना? तो जितना देते जा रहे हो वो सब टाइमली वो सब करते जाओ उतना, ठीक है? स्मृति यस सर। चलो, कुछ पूछना तो है नहीं अभी? नो सर, मेरा मूल कॉन्सेप्ट हो गया और ये हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर चलो तो इतना करके रखना, फिर अगले क्लास में आगे का डिस्कशन करेंगे फिर, ठीक है? यस ठीक है सर। चलो ओके, यस। ठीक है, फिर तो हम कर रहे हैं एंड।